आयतनात्मक विश्लेषण, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इस सीरीज का यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के कुछ सामान्य पदों पर चर्चा की थी कि उनके मायने क्या होते हैं। आज बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मानक विलयन को तैयार करना। यह हम जान ही चुके हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। अब यहां चर्चा करेंगे कि इसको हम प्रयोगशाला में किस तरह से बना सकते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन हेतु मानक विलयन तैयार करने के लिए सर्वप्रथम हम उस पदार्थ के तुल्यांकी भार की गणना करेंगे, और जब एक बार हमें तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएगा तो उस पदार्थ के तुल्यांकी भार जितनी मात्रा को सही बिल्कुल तोलेंगे और विलायक में घोलकर कुल आयतन हम 1 लीटर कर लेंगे। तो जो हमारा विलयन तैयार होगा वह 1 लीटर होगा। यह हमारा 1n का सॉल्यूशन हुआ, यानी नॉर्मल सॉल्यूशन हुआ। और इस विलयन का तनुकरण कर अलग अलग नॉर्मलता के मानक विलयन हम बना सकते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार हम माने कि x है और हमने उस पदार्थ का x बटा 20 यानी कि x/20 ग्राम पदार्थ को बिल्कुल सही तोला और उसका 1 लीटर विलयन बना दिया, तो यह हमारा n/20 विलयन बनेगा। यदि तुल्यांकी भार x है और हम 1 लीटर में x ग्राम ही तोलकर घोल देते तो जो विलयन होता वह 1n का विलयन होता, यानी कि नॉर्मल विलयन होता। अब यदि हमें n/20 नॉर्मलिटी का सिर्फ 250 ml ही चाहिए, अभी जो हमने बात की थी और जो आपकी स्क्रीन पर ऊपर की तरफ प्रदर्शित भी हो रहा है कि जब 1 लीटर चाहिए और हमने x/20 ग्राम को घोला है तो वह n20 बन गया 1 लीटर। अब यदि हमें सिर्फ 250 ml ही विलयन की आवश्यकता है तो हम उस पदार्थ का x/80 ग्राम पदार्थ ही तोलेंगे और फिर वॉल्यूमेट्री फ्लास्क में कुल जो सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे उसको 250 ml तक मार्क कर लेंगे, तो जो हमारा टोटल वॉल्यूम होगा वह 250 ml होगा। सामान्य रूप में हम ये ध्यान रख सकते हैं कि तुल्यांकी भार जितनी मात्रा यदि हमने 1 लीटर में घोल दी है तो हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। अब यह तो था प्राथमिक मानक विलयन बनाने की बात। यदि हमें द्वितीयक मानक पदार्थ से कोई विलयन बनाना है तो उसके विलयन का हमें पहले मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है। तो हमने एक तो प्राथमिक मानक विलयन बना लिया और माना एक दूसरा द्वितीयक मानक विलयन बना लिया। दोनों के बनाने की विधि बिल्कुल वही होगी कि तुल्यांकी भार यदि 1 लीटर विलयन में है तो दोनों ही नॉर्मल सॉल्यूशन होंगे, लेकिन जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलता जो है वो हमें किसी प्राथमिक मानक विलयन से टाइट्रेशन कर ज्ञात करनी होगी। और जब किसी द्वितीयक मानक पदार्थ की नॉर्मलिटी या स्ट्रेंथ निकालने के लिए जब हम उसका प्राथमिक विलयन मानक विलयन के साथ अनुमापन करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, तो वह प्रक्रिया कहलाती है स्टैंडर्डाइजेशन। अब यह तो हम जानते हैं कि दो विलयन जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो उनकी नॉर्मलता और आयतन का गुणनफल समान होता है। तो इसे गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं n1v1 = n2v2। यदि n1 माना कि प्राथमिक मानक विलयन की नॉर्मलता है जो कि हमें पता है,
और V1 और V2 अभिक्रिया में प्रयुक्त हुए दोनों विलयनों के आयतन है। तो V1 तो आयतन हो गया प्राथमिक मानक विलयन का, और V2 जो आयतन है वह द्वितीयक मानक विलयन का आयतन हुआ। तो इस समीकरण की सहायता से हम जो द्वितीयक मानक विलयन है उसकी नॉर्मलता N2 को ज्ञात कर सकते हैं। जब टाइट्रेशन हम करते हैं तो कुछ पदों का उपयोग बार बार करते हैं, तो उनके बारे में भी जान लेना जरूरी है। टाइट्रेट, टाइट्रेंट और इंडिकेटर। हिंदी में अगर कहें अनुमाप्य, अनुमापक और सूचक। तो अनुमाप्य वह है जिस विलयन को हम फ्लास्क में लेते हैं और फिर टाइट्रेशन करते हैं। तो जिसको हमने फ्लास्क में लिया है, जो सामान्यतः कोनिकल फ्लास्क होता है, तो उसे हम टाइट्रेट या अनुमाप्य कहेंगे। और जिस विलयन को हमने ब्यूरेट में भरा है और जिसको धीरे धीरे हम कोनिकल फ्लास्क में मिलाते रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे टाइट्रेंट यानी कि अनुमापक। और यह जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अनुमापन यानी कि टाइट्रेशन। और सूचक वे पदार्थ हैं जिससे हमें अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी मिलती है। सूचक को अनुमाप्य में डाला जाता है बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में। अब यह अनुमाप्य क्या है? जिसको कि हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और उसमें सूचक को बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में डालते हैं। और सूचक वह पदार्थ है जो हमें जानकारी कराता है कि अभिक्रिया कब पूर्ण हो रही है। सामान्यतः यह अंतिम बिंदु की जो सूचना है वह कलर चेंज यानी कि रंग परिवर्तन के द्वारा मिलती है। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, या संक्षेप में कहें रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का सिद्धांत क्या है, इसकी हम बात करते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जब टाइट्रेशन हम करते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अभिक्रियाएं होती है। तो जो दो विलयन हम काम में लेते हैं, एक तो होता है हमारा अनुमाप्य और एक अनुमापक। उन दोनों में से किसी एक का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। अब किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है, इस पर चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि ऑक्सीकरण की क्रिया क्या है, अपचयन की क्रिया क्या है। ठीक उसी तरह से ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है और अपचायक पदार्थ क्या है। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, यानी कि ऑक्सीकरण व अपचयन की। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है या वह प्रक्रिया है जिसमें धनात्मक मूलक की ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है उसमें। यानी किसी भी अभिक्रिया में जो पॉजिटिव रेडिकल है, जो धनात्मक मूलक है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। इसके विपरीत अगर अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, अपचयन की क्रिया हो रही है, तो धनात्मक मूलक की जो ऑक्सीकरण संख्या है, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, उसमें कमी आती है। अन्य शब्दों में कहें तो ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन अपने एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जब कभी किसी क्रिया में कोई परमाणु या आयन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग देता हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाते हो, तो वह ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके विपरीत जब कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो वह अपचयन की क्रिया है। ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे की पूरक क्रियाएं हैं। अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो ठीक उसी समय दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा। इसीलिए सम्मिलित रूप से हम इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब जानते हैं कि ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ क्या है।
तो रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब कभी रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर कम संयोजकता की स्थिति में आ जाता है, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं या ऑक्सीडेंट्स कहते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसके ठीक उल्टे कि जब इस तरह की रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही हो और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे और उच्च संयोजकता की स्थिति में आ जाए तो उन्हें हम अपचायक कहेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अब इसको एक उदाहरण से देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ऊपर एक अभिक्रिया प्रदर्शित की गई है सीरियम की और आयरन की। अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे कि सीरियम 4 और आयरन 2 इनके साथ में एक अभिक्रिया है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसको हमने स्क्रीन पर ऊपर की तरफ प्रदर्शित किया है। जब आप अभिक्रिया को देखेंगे तो पाएंगे कि सीरियम 4 जो है वह सीरियम 3 में परिवर्तित हो रहा है। अब सीरियम 4 सीरियम 3 में कैसे चेंज होगा, जबकि वह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ठीक उसी समय आयरन 2 आयरन 3 में चेंज हो रहा है। यह कब होगा, जबकि आयरन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि सीरियम जो है वह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, सीरियम 4 एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, जबकि आयरन 2 एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। तो यहां पर सीरियम 4 ऑक्सीकारक है जो सीरियम 3 में अपचयित हो जाता है, जबकि आयरन 2 एक अपचायक है और वह आयरन 3 में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जो अपचायक है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और जो ऑक्सीकारक है उसका अपचयन हो जाता है। अब जो ऊपर अभिक्रिया प्रदर्शित की गई है उसे यहां दो भागों में बांटा गया है जो अपचयन और ऑक्सीकरण को अलग अलग रूप से दर्शा रहा है। कुछ आयतनात्मक विश्लेषण ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया पर ही आधारित होते हैं। ऐसे में अपचायक पदार्थ का अनुमापन ऑक्सीकारक पदार्थ का मानक विलयन बनाकर किया जाता है और ऑक्सीकारक का अनुमापन उसके ठीक विपरीत प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। लेकिन अमूमन ऑक्सीकारक को ही मानक विलयन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जब कभी रेडॉक्स रिएक्शन की टाइट्रेशन करनी होती है तो सामान्यतः हम जो ऑक्सीकारक है उसका हम मानक विलयन बनाते हैं। जब ऑक्सीकारक का हमें मानक विलयन बनाना है तो जैसा हमने शुरू में चर्चा की थी कि मानक विलयन बनाने के लिए तुल्यांकी भार का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब ये देखें कि ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा। किसी ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार वह भार है जो भार के अनुसार 1.008 भाग हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करता है या 8 भाग ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो कोई भी ऐसा ऑक्सीकारक पदार्थ उसका तुल्यांकी भार अगर ज्ञात करना है तो उसका कितना भाग 8 भाग ऑक्सीजन उत्पन्न करता है या लगभग 1 भाग हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर देता है। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। KMnO4 की हम बात करें कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है। अम्लीय माध्यम में जो KMnO4 की अभिक्रिया होती है वह आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है कि KMnO4 जब अम्लीय माध्यम में है तो H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर K2SO4, MnSO4 और जल के अणु बनाता है। साथ में ही 5 परमाणु ऑक्सीजन के मुक्त होते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 अणु ऑक्सीजन के 5 परमाणु उत्पन्न कर रहा है। एक बार फिर ध्यान से सुने कि दोनों अभिक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि KMnO4 के 2 अणु ऑक्सीजन के 5 परमाणुओं को उत्पन्न करता है। दोनों अभिक्रिया में आप देखें कि KMnO4 के हमने 2 अणु लिए
और अभिक्रिया में 5 ऑक्सीजन के परमाणु उत्पन्न हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो KMnO4 के जो 2 अणु है वह तुल्य है 5 ऑक्सीजन परमाणु के, या उसे कहें कि 10 हाइड्रोजन परमाणु के। तो जब ये 2 अणु KMnO4 के हैं तो उनका वजन हो गया 316 ग्राम, और वहां 5 परमाणु ऑक्सीजन उत्पन्न हुई तो उसका वजन हो गया 80 ग्राम। तो अभिक्रिया को देखकर हम ये कह सकते हैं कि 80 ग्राम ऑक्सीजन 316 ग्राम KMnO4 द्वारा उत्पन्न होती है। तो जो KMnO4 का वह भाग जो कि 8 भाग ऑक्सीजन उत्पन्न कर दे वह उसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि 316 ग्राम जो KMnO4 है वह 80 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है। अब दोनों तरफ हम 10 का भाग लगा दें तो जो 31.6 ग्राम KMnO4 होगा वह 8 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा, और जो भार 8 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न कर पाए वही उसका तुल्यांकी भार होगा। अतः अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार हो गया 31.6 31.6 ग्राम। अब इसी KMnO4 की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में देखते हैं। क्षारीय माध्यम की अभिक्रिया को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि KMnO4 के 2 अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को उत्पन्न करता है। तो KMnO4 के 2 अणु मतलब उनका वजन हो गया 316 ग्राम। अब 316 ग्राम से हमें 48 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त हुई। दोनों संख्या को हम 6 से भाग लगा दें तो 8 ग्राम ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी। तो यह वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो 52.66 यानी कि 52.66 ग्राम। तो क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार हो जाएगा 52.66। दोनों उदाहरणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि KMnO4 का जो तुल्यांकी भार वह अम्लीय माध्यम में अलग है और क्षारीय माध्यम में अलग है। तो जब ऑक्सीकारक पदार्थ के तुल्यांकी भार की जब हम बात करते हैं तो वह उसका कितना भाग 8 भाग ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकता है वही उसका तुल्यांकी भार है। क्षारीय माध्यम में KMnO4 के 52.66 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकता है, तो उसका क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार होगा। जिस तरह भी हमने KMnO4 की बात की, पोटेशियम परमैंगनेट की बात की, अब बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 की, कि इसका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। दोनों अभिक्रिया से आप ये भली बात ही जान गए होंगे कि K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को उत्पन्न कर रहा है। K2Cr2O7 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वह 294 है। तो इसका अर्थ हुआ कि 294 ग्राम जो K2Cr2O7 है वह हमें 48 ग्राम ऑक्सीजन दे रहा है। तो तुल्यांकी भार तो वह भार होगा जो कि हमें सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन देता हो। तो यह हमने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि इसको हल भी किया है कि 294/48 into 8 equals to 49, यानी कि 49 ग्राम अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का लेते हैं तो हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन दे देगा। तो K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार हो गया 49। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हम किसी ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं, और जब तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाए तो उससे हम किस तरह से मानक विचलन बना सकते हैं। धन्यवाद।